आप फूड सेफ्टी मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो जो पेनल्टी है सेक्शन 56 इनके हिसाब से वो आप पे लगेगी। तो पेनल्टी से बचिए और अपने ब्रांड को बढ़िया बनाने के लिए आपको फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंट करना होगा। फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HACCP होता है, ऑडिट्स हैं, BRC है और BRC है, FSSC 22000 है, ISO 22000 है, SQF है। बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके सर्टिफाइड करा के अपने ब्रांड को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। बट आपको उससे पहले बेसिक जानना होगा कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, इस्टेब्लिश कैसे होते हैं। बेसिक जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको हैज़ार्ड के बारे में जानना चाहिए। हैज़ार्ड क्या होते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी को खतरा किससे होता है? हैज़ार्ड से। तो हैज़ार्ड क्या होते हैं और कंट्रोल कैसे होते हैं, ये सबसे पहले जानना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे HACCP की, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जिनको हैज़ार्ड के बारे में भी नहीं पता है, वो लोग जान सकें, और जिनको थोड़ा बहुत पता है वो थोड़ा और जान लें। तो ओवरऑल मेरा जो पर्पज़ है वो आपकी जो नॉलेज है उसको ऊपर ले जाना है। अगर आप अपने आप को 4 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 10 तो आपको 6 पे ले जाना है, 6 पे हो तो 8 पे ले जाना है। तो इस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो प्लीज़ चलिए इस वीडियो को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी से वीडियो आपको मिलती रहे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी पहले जान लेते हैं। तो फूड सेफ्टी होता क्या है? फूड सेफ्टी तभी से मैं कह रहा हूँ। तो फूड सेफ्टी मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि आपको एश्योर किया जाएगा, एक बिलीव है कि जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो या जो कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट आप मार्केट में भेज रहे हैं, हाँ, दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, वो हैज़ार्डलेस है, हैज़ार्ड फ्री है। तो वो हो गया फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम means the adaptation of good manufacturing practices, good hygiene practices, hazard analysis and critical control point and such other practices as may be specified by regulation for the food business. फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा? आप वो सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे जो फूड सेफ्टी को कंट्रोल करने, फूड सेफ्टी को सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी होगा। उसमें गुड हाइजीन प्रैक्टिस आ जाएगा, जिसको GSP बोलते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आ जाएगा, जिसको हम GMP बोलते हैं। और हैज़ार्ड एनालिसिस आ जाएगा, और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आ जाएगा, जिसको हम HACCP बोलते हैं। एंड सच अदर थिंग्स, और बाकी जो इससे मिलती जुलती रिस्क असेसमेंट हो गया, एंड रिस्क कंट्रोल हो गया, TASAF है, WASAF है आजकल। पहले तो HACCP था, आजकल TACCP और VACCP भी आ गया है। उसके बारे में भी हम अगली आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा बेसिक से। अब शेड्यूल 4 क्या बोलता है? अब शेड्यूल 4 क्यों, वाई शेड्यूल 4? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, उसमें सेक्शन 16 है, जो 16वां सेक्शन है, जो वो बोलता है कि होल्ड FSSAI रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग द मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड एज टू इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंपोर्ट जो भी कर रहे हो वो एक सेफ कंडीशन में करना है आपको। और इसका सारा जो रेगुलेशन है वो कंट्रोल करेगा FSSAI, ये बोलता है सेक्शन 16। अब कैसे करेंगे? हाउ? बाय इंट्रोड्यूसिंग बेसिक हाइजीन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन फॉर्म शेड्यूल 4। उसको कैसे करेंगे? उसके लिए FSSAI ने बेसिक हाइजीन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट बना रखी है, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 4। एंड वेयर इज FSSAI में कहाँ है? द शेड्यूल 4 हैज़ बीन मैंडेटेड फॉर कंप्लायंस बाय इंट्रोड्यूसिंग इट इज़ एन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। ये आपकी जो लाइसेंसिंग की कंडीशन ऑफ लाइसेंस है उसमें भी है कि आपको कंडीशन ऑफ लाइसेंस में एश्योर करना है कि आप शेड्यूल 4 को कंप्लायंस कर रहे हो अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन फूड बिजनेस। तो शेड्यूल 4 आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे नॉन कन्फर्मेशन में लीड टू, नहीं करोगे तो क्या होगा? अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर फूड बिजनेस नोटिस रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फॉर लाइसेंसिंग। अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और आपने कंप्लायंस नहीं किया है तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस आपके पास फूड सेफ्टी ऑफिसर आएगा और आपका
फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करके नॉन कंप्लायंस पड़ेगा तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपको लाइसेंस मिल भी गया है तो भी आपको कंप्लायंस नहीं करा है तो फिर वो एनसी लगा देगा, और आपने फिर भी कंप्लायंस नहीं किया तो भी आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। अंडर सेक्शन 56 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, पेनल्टी अप टू राइस 1 लाख फॉर हाइजेनिक एंड अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड अंडर। अब सेक्शन 56 जो वो क्या बोलता है कि पेनल्टी 1 लाख तक की पेनल्टी अगर आपने अनहाइजेनिक कंडीशन अपने यहाँ रखी हुई है तो, अगर आप अनहाइजेनिक कंडीशन में प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको 1 लाख तक की पेनल्टी है, ये बोलता है सेक्शन 56। इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी हैजार्ड्स। अब हैजार्ड क्या होते हैं? एनी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट इन फूड और कंडीशन ऑफ फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। मतलब वो कोई भी ऐसी चीज़ जो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फॉर्म में है और जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट डाल रही है, दुष्परिणाम डाल रही है हमारे बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे, वो सभी कुछ हैजार्ड्स में आते हैं। हैजार्ड्स 3 तरह के हैं, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है और केमिकल हैजार्ड है। उसके अलावा एक हैजार्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं एलर्जन। एलर्जन हैजार्ड सबके लिए नहीं होता है, एलर्जन तो प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को वो एलर्जी कॉज करता है। जैसे वीट है, अब जो इनके पास ग्लूटीन को जिनका एलर्जी है वो वीट नहीं खाएंगे, एग की जिसको एलर्जी है वो एग नहीं खाएगा, तो उसके लिए एक क्या है, हैजार्ड हो गया। उसके अलावा एक रेडियो एक्टिव हैजार्ड है, वो केमिकल हैजार्ड में आ जाता है। अब फिजिकल हैजार्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट inanimate found in the food or naturally occurring object that poses hazard is called physical contamination। कोई भी फिजिकल फॉरेन ऑब्जेक्ट जो उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, बाहर का पार्ट है, हाँ, तो वो सारा फिजिकल हैजार्ड में आएगा। कॉमन फिजिकल हैजार्ड जो मिलते हैं अक्सर क्या होता है? ग्लास, चिप्ड पीसेस, पैकिंग मटेरियल, metal saving from cans and falls, staple pin, blades, lints and threads, band-aid, hair, fingernails, bones, jewelry pieces, ये सारे क्या है, फिजिकल हैजार्ड में आते हैं। आपका स्टोन है, स्टोन पीसेस, ये सारे फिजिकल हैजार्ड में है। कोई एक आपके मशीन का कोई पार्ट है वो प्रोडक्ट में चला गया तो वो क्या है, फिजिकल हैजार्ड है, गिर के चला गया प्रोडक्ट्स में, तो ये सारे फिजिकल हैजार्ड में आएंगे। अब केमिकल हैजार्ड, नेचुरली अकरिंग एंड प्रोसेस इंड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंसेस। एक तो नेचुरल अकरिंग होता है जो अपने आप वो अकर होता रहता है, अपने आप वो रिलीज होता रहता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट है जो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम केमिकल मिलाते हैं प्रोडक्ट में, या चला जाता है प्रोडक्ट में क्रॉस कंटामिनेशन के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हैं। प्रोसेस इंड्यूस्ड केमिकल कंटामिनेंट्स इंक्लूड toxic metal in the catering setup of supply chain, pesticide, colorants, cleaning product and sanitizer, equipment, lubricants, chemical food additives, preservatives, ये सारे क्या है, केमिकल हैजार्ड्स में आएंगे। लुब्रिकेंट्स आ जाता है, केमिकल क्लीनिंग के केमिकल्स हैं वो आ जाएंगे। आप प्रिजर्वेटिव और जो एडिटिव्स डालते हो, अगर एक्सेस डाल दिया, जितना अलाउ है या जितना परमिसिबल है या जितना चाहिए उससे ज़्यादा डाल दिया, तो वो भी हैजार्ड का काम करेगा, केमिकल हैजार्ड। हम नेचुरल केमिकल कंटामिनेंट्स, माइकोटॉक्सिन है जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन जैसे है, ये है। और उसके अलावा बहुत सारे जो फिशेस हैं उनमें भी ये नेचुरल ऑकरिंग केमिकल्स निकलते रहते हैं। सिगोटॉक्सिन है, सेक्सीटॉक्सिन है, ये सारी चीज़ें हैं, हिस्टामिन है। केमिकल हैजार्ड्स में अगला है इंटेंशनली एडेड केमिकल। इंटेंशनली एडेड केमिकल कौन कौन सा होता है? फूड एडिटिव्स यू डायरेक्ट अलाउड लिमिट अंडर GMP। प्रिजर्वेटिव्स, एग्जांपल प्रिजर्वेटिव डालते हैं, नाइट्रेट डालते हैं, बेंजोएट डालते हैं, सल्फाइड डालते हैं। अगर हमने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा? वैसे ही केमिकल है सिंथेटिक, जिसको कलर है वो डालते हैं, अगर उसको भी ज़्यादा डाल दिया तो कई सारे ऐसे केमिकल सिंथेटिक कलर है जो बैंड है, नहीं डालते हैं, उसको डाल दिया तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटेंशनली ऐड की जाती हैं। उसके बाद अनइंटेंशनली और इंसिडेंटली एडेड केमिकल्स।
जैसे कि एग्रीकल्चरल्स के पेस्टिसाइड हैं, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स हैं, वो क्रॉप में ही होके आते हैं। क्रॉप में आएंगे तो क्या करोगे आप? उसके लिए फिर आपको अपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। आजकल हैवी मेटल्स काफ़ी हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड मोस्ट कॉजेस केसेस ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा कारण हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड के कारण होता है। आजकल इतने ज़्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है, उसका एक कारण क्या है? जो हम डेलिबरेटली जो केमिकल डाल रहे हैं। इंटेंशन तो किसी को मारने का नहीं रहता है, अच्छी बहुत ज़्यादा क्रॉप लेने का रहता है, बट उस इंटेंशन में क्या होता है, हम केमिकल हैजार्ड बढ़ा देते हैं एज अ पेस्टिसाइड, एज अ फंजीसाइड, एज अ हैवी मेटल्स। फिर वो बाद में कैंसर का कारण बनता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी। अब में बायोलॉजिकल हैजार्ड है तीसरा। बायोलॉजिकल हैजार्ड आर ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट पोज अ थ्रेट ह्यूमन हेल्थ। बहुत सारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ईस्ट मोल्ड है, पैरासाइट्स हैं। ये सारे जो हैं ये आपके बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में आते हैं। अब बायोलॉजिकल हैजार्ड में कुछ लोग कहते हैं कि क्या अगर किसी प्रोडक्ट में कॉकरोच मिल गया तो क्या वो बायोलॉजिकल हैजार्ड है? नहीं, वो बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है, वो फिर फिजिकल हैजार्ड होगा। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में बैक्टीरिया, वायरस, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखते नहीं हैं, जो प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइलर्स कर देते हैं जो प्रोडक्ट को, जिनकी वजह से दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, जो वो होते हैं आपके बायोलॉजिकल हैजार्ड। जैसे बैक्टीरिया में क्या है? साल्मोनेला है, सबसे ज़्यादा साल्मोनेला का कंटामिनेशन होता है प्रोडक्ट्स में, अगर आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया तो। ई कोलाई है, सेफेलोबैक्टीरिया है, लिस्टीरिया है, बैसिलस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, क्लोस्ट्रीडियम है, बोटुलिनम, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। मोस्ट जो कॉज होता है वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन का, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। उसके अलावा ईस्ट मोल्ड है जो सेकेंड पे है। ईस्ट मोल्ड के कंटामिनेशन के वजह से भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। जो फंगस बोलते हैं ना, फंगस लग गया प्रोडक्ट में, वो सारे ब्लॉटिंग हो गई। उसके बाद से वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस, नोविक, वायरो, रोटावायरस, पैरासाइट्स भी हैं बहुत सारे। तो ये जो होते हैं ये बायोलॉजिकल हैजार्ड में आते हैं। उसके बाद फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन और फूड बॉर्न टॉक्सिक। फूड बॉर्न इन्फेक्शन रिजल्ट्स व्हेन ए पर्सन कंज्यूम फूड कंटेनिंग पैथोजेंस। अगर ऐसा कोई खाना खा लिया आपने जिसमें पैथोजन है, पैथोजन कौन है? वो बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। जैसे कि साल्मोनेला हो गया, लिस्टीरिया हो गया, ई कोलाई हो गया, ये सारे पैथोजन हैं। अब रिजल्ट्स व्हेन ए पर्सन कंज्यूम फूड कंटेनिंग पैथोजन विच ग्रो इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड कॉज डिस्कम्फर्ट और डिजीज। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न इन्फेक्शन डू नॉट अपीयर इमीडिएटली। अब ऐसा कोई इन्फेक्टेड खाना खा लिया आपने जिसमें पैथोजन थे, अब वो पैथोजन क्या करेगा? आपके पेट में जाएगा, पेट में जाके आपको परेशानी में डालेगा, आपको बीमार कर देगा। तो ये हो गया द फूड बॉर्न इन्फेक्शन। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम फूड कंटेनिंग टॉक्सिन इन इट। अब कोई ऐसा खाना खा लिया आदमी ने जिसमें टॉक्सिन है, दैट कॉज डिस्कम्फर्ट और डिजीज। टिपिकली सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन अपीयर क्विकली। उसके बाद है फूड बॉर्न टॉक्सिन्स mediated infection result when a person consume food containing toxin produced by the pathogen in it, which grow in its human intestine and produce toxin that cause discomfort or disease. Foodborne toxin के तो ये हो गया। अब आते हैं कंडीशंस फेवरिंग ग्रोथ। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को फेवर करती है? तो फूड है। फूड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रॉ न्यूट्रिएंट फ्रॉम पोटेंशियली हैजार्डस फूड। एसिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और ग्रोथ को कंट्रोल करने में। टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। 5 to 60 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो
ग्रोइंग के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा टाइम है, जितना आप किसी भी डेंजर जोन में आप प्रोडक्ट को रखोगे ज़्यादा देर तक तो ख़राब हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर फेवरेबल होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी बहुत की रोल प्ले करता है, इसलिए वाटर एक्टिविटी का जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कुछ एक्टिविटी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप कमेंट में मेरे को आंसर कर सकते हो अगर आपको आता हो तो, नहीं आता है तो भी दे देना। फूड हैज़ार्ड कैन बी प्रेजेंट इन फूड व्हेन रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। आप एक्सेप्टेबल लेवल पे उसको कंट्रोल कर रहे हो बट ख़त्म तो नहीं कर पा रहे हो ना, तो दैट मीन्स कि वो है हैज़ार्ड, वो एक्सेप्टेबल लेवल पे, मतलब वहाँ पे है जहाँ पे आपको वो हार्म नहीं करेगा, बट है तो। इक्विपमेंट लुब्रिकेंट इज अ फिजिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड, एलर्जन। ऑब्वियसली इट्स केमिकल हैज़ार्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेल बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ फूड बॉर्न रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम वाटर कंटेनिंग पैथोजन। ये भी थोड़ी देर पहले बताया था, आप कमेंट में दे देना आंसर। वर्म इन ए फ्रूट जूस इज ए फिजिकल हैज़ार्ड, ट्रू फॉल्स। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। वर्म इन ए फ्रूट जूस इज ए फिजिकल हैज़ार्ड, ट्रू और फॉल्स। ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। वर्म है फ्रूट जूस में तो क्या होगा, फिजिकल हैज़ार्ड होगा या बायोलॉजिकल? नहीं, बायोलॉजिकल नहीं होगा, वो फिजिकल होगा। एलर्जन, एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन वो होते हैं, एलर्जन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच कॉजेज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको एज अ फ्रेंड ना डिटेक्ट करके एज अ एनिमी डिटेक्ट करेगा और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। रिजल्ट क्या होगा? एंटीबॉडी बनेगी और आपके बॉडी को एडवर्स हेल्थ इफेक्ट डालेगा। तो कुछ लोगों को एलर्जन होता है और कॉमन 8-9 टाइप के एलर्जन होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे सीरियल कंटेनिंग ग्लूटीन है, मतलब वो अनाज जिसमें ग्लूटीन होता है, जैसे कि गेहूँ है, जौ है। सल्फाइड्स है, अगर 10 ppm से ज़्यादा सल्फाइड है तो वो भी आपको एलर्जी काज कर सकता है। ट्री नट्स हैं, जितने भी ये ट्री नट्स हुए, आलमंड हुआ, पिस्ता हुआ, कैज़ू हुआ और वालनट हुआ, ये सारे आपके ट्री नट्स जो इतने भी हैं सारे एलर्जन में आते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क में कोई भी प्रोडक्ट मिल्क से बना है तो वो एलर्जन है। फिश एंड फिश प्रोडक्ट सारे एलर्जन है। एग एंड एग प्रोडक्ट, और ये जो आपके क्रस्टेशियंस प्रोडक्ट आते हैं, इसको आप हिंदी में झींगा बोलते हो, प्रॉन जो होता है, पीनट्स हैं, सोया है, और आपका सीसम सीड है, तिल, ये सारे भी आपके, मस्टर्ड है, ये सब आपके एलर्जन प्रोडक्ट हैं। ये किसी को एलर्जी कॉज करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फूड कंपनी की कि एलर्जन को कैसे कंट्रोल किया जाए। एलर्जन के लिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, स्टोरेज, डिफाइंड स्टोरेज कंडीशंस होना चाहिए। एलर्जन के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ये सारे एलर्जन है, पीनट, टी नट, सीसम सीड, एग, सोया, मिल्क, वेरियस ग्रेन एंड फ्लावर कंटेनिंग ग्लूटेन, फीस, सल्फाइज 10 ppm। फूड स्पॉइलेज में क्या होगा? आपको प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब होगा? ड्यू टू बैक्टीरिया। फूड स्पॉइलेज मीन दैट ओरिजिनल नेचुरल वैल्यूज, टेक्सचर, फ्लेवर ऑफ द फूड आर डैमेज, द बिकम्स हार्मफुल टू पीपल एंड अनस्टेबल टू ईट। आपका खाना घर में रखा रखा ख़राब हो जाता है, क्या होता है? स्पॉइलेज हो जाता है। अब मेजर रीजन ऑफ फूड स्पॉइलेज आर टेम्परेचर, टाइम, बैड रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल में ख़राब होगा तो भी ख़राब हो जाएगा। इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, आपने प्रोसेसिंग उसकी सही से नहीं की, सही से गर्म नहीं किया, कुक नहीं किया, हीट नहीं किया तो भी ख़राब हो जाएगा। नॉट फॉलोइंग फीफो, आपने फीफो नहीं फॉलो किया तो भी ख़राब हो जाएगा। पता चलेगा कि जो पहले बना था माल उसको आपने नहीं भेजा, जो बाद में बना था उसको भेज दिया, तो पहले वाला ख़राब हो जाएगा। रखे फॉरेन मैटर, पेस्ट, ह्यूमिडिटी, बैड वाटर, एडिटिव्स, इम्प्रॉपर हैंडलिंग। एडिटिव्स में अगर आपने एडिटिव्स जितना डालना है उससे कम डाला तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए डाला था, तो ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा डाल दिया तो वो केमिकल हैज़ार्ड उसमें बढ़ जाएगा।
तो भी आपको नुकसान करेगा। और नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग, नॉन फूड ग्रेड इक्विपमेंट्स, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, रेजिड्यू ऑफ केमिकल, इम्प्रॉपर स्टोरेज, नॉन स्टैंडर्ड सैनिटेशन, बॉडी फ्लूइड ऑफ रोडेंट पेस्ट, ये सारे आपके इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन आप सही से नहीं करोगे तो भी स्पॉइलेज होगा, फूड आपका ख़राब होगा। इलनेस, इंजरी टू स्टाफ, ये भी एक कॉजेज है, क्रॉस कंटामिनेशन। तो दीज आर द रीजन ऑफ फूड स्पॉइलेज। एक्टिविटी है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं मेरी। और ये एक्टिविटी प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। इलनेस, इंजरी टू स्टाफ में लीड बताइएगा। राइट टाइम, प्रॉपर एडिटिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस स्टेप्स इज एसेंशियल टू इंश्योर फूड सेफ्टी। इफ नॉट डिस्पोज इन ए साइंटिफिक मैनर इट कैन ब्रीड पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज थ्रेट टू फूड सेफ्टी। तो अब ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या रखेंगे आप बताइएगा ज़रूर। उसके बाद है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, वेंटिलेशन एंड सेग्रीगेशन डिफाइन गुड स्टोर। ट्रू है या फॉल्स है? प्लीज़ आप कमेंट में फूड जोन मस्ट हैव ... ह्यूमिडिटी इंश्योर फूड सेफ्टी। कितने % ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितने मैक्सिमम, कितनी लेस देन कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए टू इंश्योर फूड सेफ्टी। तो आप ये बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। कोई और क्वेश्चन होगा तो मेरे को बताइएगा। और जो एक्टिविटी है प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है नहीं है, सही है तो कौन सा सही है। थैंक यू। ये रहा मेरा मेहनत, आपको मैंने जो बताया है हैजार्ड्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, एलर्जन के बारे में, उसके बारे में प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करिए और बाकी वीडियोस भी देखिए। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका घाटा कहीं नहीं जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। प्लीज़ थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और बाकी वीडियो भी देखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।